सुबह जब उठती तो मेरी चारपाई के नीचे पैसे पड़े होते। मैंने भाभी को बताया तो भाभी कहती तुझ पर जिन्नात आशिक हैं, वही तुझे पैसे देते हैं। मैं बहुत खुश हुई। रोजाना मुझे चारपाई के नीचे से सुबह को पैसे मिलते। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं हामला हो गई। अब सोच लिया कि कमरे में आज कैमरा लगाकर देखूंगी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। यूं अगले दिन वीडियो देखी तो जान निकल गई। वो तो आंख खुलते ही मैंने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला था और फिर मेरे हाथ में हजार हजार के कई नोट आ गए थे। मैं तो खुशी से उछल पड़ी थी। पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा था और हर सुबह मैं यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी और रात को तकिए के नीचे हाथ डालने लगी थी और हर दफा मेरे हाथ में नोट ही आया करते थे। रात सोने से पहले मैंने दुआ की थी कि इस बार मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिले और ऐसा ही हुआ था। मैं खुशी में उछलकर बिस्तर से उतरी और सीधे भाभी के कमरे में दौड़ पड़ी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है कोई खजाना हाथ आ गया है। मैंने भाभी को नोट दिखाए और कहा कि हाँ भाभी, आज फिर मेरे तकिए के नीचे से इतने सारे नोट मिले हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये नोट आपने रखे हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर इतने पैसे होते भी तो तुम्हारे तकिए के नीचे क्यों रखती, मैं खुद शॉपिंग ना कर लेती। मेरी भाभी शॉपिंग करने की बड़ी शौकीन थी और वाकई में अगर उनके पास पैसे होते तो वो मुझे देने के बजाय खुद शॉपिंग कर लेती। मेरे भाभी से कहा, अगर ये पैसे आप नहीं रखती तो फिर कहाँ से आते हैं। भाभी कहने लगी, तुम्हें कितनी बार तो कहा है, मुझे लगता है कि ये कोई जिन्नात वगैरह का चक्कर है, वरना हमारे घर में तुम्हारे और मेरे सिवा है कौन। तुम्हारे भाई सुबह जाते हैं रात को आते हैं, फिर भी अगर तुम्हारे बिस्तर के नीचे से इतने पैसे निकल रहे हैं तो यकीनन ये कोई और ही मामला है। भाभी की बात सुनकर पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर जोर से हंसी और कहा कि चलो जिन्नात ही सही, कम से कम मेरा भला तो हो रहा है। मुझे पैसों की वैसे ही बहुत जरूरत थी। सर्दियां शुरू होने वाली थी और मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे। भाभी से कहा कि आज हम दोनों मिलकर बाजार चलते हैं। भाभी कहने लगी, नहीं, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि हम बाजार गए थे तो वो फौरन पूछेंगे कि पैसे कहाँ से आए थे, और हम अगर इन्हें ये बता देंगे कि पैसे किस तरह से मिल रहे हैं तो यकीनन वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आजकल वैसे ही दफ्तरी मामलात में वो उलझे हुए हैं, मैं इन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। मैंने भाभी से कहा कि बाजार जाना तो जरूरी है, पैसे रखकर क्या करेंगे। ऐसा करना है कि आप भाई को मत बताना कि हम बाजार गए थे, अपने मायके का कह देना। भाभी कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, मायके का कहूंगी तो तुम्हारे भाई को सच पता चल जाएगा, इसलिए मैं अपनी किसी सहेली का नाम ले दूंगी। और हम दोनों तैयार होकर बाजार के लिए निकल गए। मैंने ना सिर्फ सर्दियों की खरीदारी की बल्कि अपने लिए नया जोड़ा भी लिया। इतने सारे पैसे बहुत कम ही मुझे मिला करते थे। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद से भाई हमारा घर चला रहे थे और भाई से बिला जरूरत पैसे मांगना, ये फजूल ख्वाहिशों के पीछे इनकी मेहनत की कमाई लुटाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर शादी के बाद तो भाई की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी, लेकिन भाभी एक अमीर और अच्छे खानदान से थी, इसलिए वो भी भाई का साथ देने की पूरी कोशिश किया करती। इनका रवैया मेरे साथ भी हमेशा से ही बहुत अच्छा था, इसलिए घर का माहौल ठीक ठाक था। मेरी भाभी से मेरी बहुत दोस्ती भी हो गई थी। मैं बिला झिझक हर बात उनसे कह दिया करती थी। लेकिन ये पैसों वाला मामला कुछ ज्यादा ही अजीब था। शुरू में जब मुझे पैसे मिले तो मैं समझी कि भाई ने रखे होंगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई तो कभी मेरे सोने के बाद मेरे कमरे में नहीं आते। वो बहुत ही हया वाले थे, हर बात का लिहाज करते और मेरी तरबियत भी ऐसी ही हुई थी। बिला जरूरत भाई को मेरे घर से निकलना या फिर किसी लड़के से बात करना पसंद नहीं था। मैंने तालीम भी लड़कियों के स्कूल में ही हासिल की थी। मुझे लगा कि शायद भाई की नौकरी अच्छी हो गई है, इसलिए वो मुझे बहाने बहाने से पैसे देना चाहते हैं, क्योंकि बिला वजह वो जब भी मुझे पैसे देते तो मैं इनकार कर देती। जब यही बात मैंने भाभी से पूछी तो वो साफ कहने लगी कि तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिला वजह तुम्हारे तकिए और बिस्तरों के नीचे रखते रहे। हम तो तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारे भाई इसी बात को लेकर फिक्रमंद भी हैं। जमाना बहुत बदल गया है, अब लड़की को बहुत सारा जहेज देना होता है। मैंने परेशानी से भाभी से पूछा कि फिर ये पैसे आखिर कहाँ से आते हैं। भाभी का कहना था कि मैं शाम के वक्त बाहर सहन में रहती हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। दरअसल हमारे घर के बाहर के हिस्से में एक छोटा सा कच्चा सहन था, जहाँ हमने तरह तरह के पौधे और बेले वगैरह लगा रखे थे। 2-4 पुराने दरख्त भी थे। मैं शाम के वक्त बिल्कुल फारिग होती थी, इसलिए अक्सर ही मुझे उस कच्चे हिस्से में जाके बैठ जाती और गुनगुनाने लगती। भाभी का कहना था कि जिन वहीं से मुझ पर आशिक हो गया है। कभी वो ये बात मजाक में कहती तो कभी बिल्कुल संजीदा होकर। पहले पहल तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाया करती
करती थी, लेकिन पैसे किससे बुरे लगते हैं। मेरी तो वैसे भी बहुत सी ख्वाहिशात माँ बाप के इंतकाल की वजह से अधूरी रह गई थी, इसलिए पैसों का मिलना मेरे लिए नेमत था। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि पैसे किस जरिए से मिल रहे हैं और क्यों। ना ही मैंने कभी ज्यादा जानने की कोशिश की, बल्कि भाभी के कहने पर यह बात भाई को भी नहीं बताई थी। मेरा ख्याल था कि जब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा तो फिर बिला वजह इस बात का ढिंढोरा पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो बातों बातों से मैंने उससे जिन्नात वगैरह के बारे में बात शुरू की और फिर उसने भी मुझे मिलता जुलता एक वाकया सुना दिया कि मेरी खाला की बेटी पर भी एक जिन आशिक है। वो उसकी मनपसंद चीजें उसके तकिए के नीचे रख देता है, लेकिन अजीब बात है कि खाला की बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता। जहाँ भी रिश्ता जुड़ता है किसी ना किसी वजह से टूट जाता है। जब तक आकर खाला ने पता करवाया तो पता चला कि उस पर एक जिन आशिक हो गया है और वो नहीं चाहता कि खाला की बेटी की कभी भी शादी हो। वो तो अपनी खाला की बेटी का किस्सा सुनाकर यहाँ वहाँ की बातों में लग गई थी, लेकिन मेरा ध्यान वहीं अटक कर रह गया था। मैं सोच रही थी अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ तो, और फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरी शादी नहीं भी हो तो ऐसी भी क्या परेशानी की बात है। मैं अपने भाई भाभी के साथ खुश थी। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं था कि जिससे मैं शादी के ख्वाब देखूं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी और ना ही पैसे मिलने का सिलसिला खत्म हुआ था। मैं हर सुबह पैसे लेकर भाभी के पास जाती और वो मुस्कुरा कर कहती ये तुम्हारे हैं, रख लो। अब जब जिन तुम पर आशिक हो ही गया है तो इस बात का फायदा उठाओ। भाभी की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि अगर मैं जिन को खुश करूंगी तो शायद मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। पता नहीं मेरा बचपन था या फिर मेरे अंदर की लालच। उस शाम नए कपड़े पहनकर खूब तैयार हुई और जाकर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गई और गुनगुनाने लगी। शाम से मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन मैं उठकर अंदर ना आई और फिर काफी देर बाद जब मैं अंदर आई तो भाभी हैरत से कहने लगी तुम्हें क्या हुआ है, इतना सज धज कर दरख्तों के बीच में क्या कर रही थी। मैंने हंसकर भाभी को बता दिया कि मैं किस इरादे से गई थी। पहले तो वह हैरान हुई और फिर कहने लगी तुम तो बहुत ही तेज हो गई हो। मैं सही कह रही हूँ तुम्हारे भाई से कि अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम अभी सिर्फ 19 साल की हो, जब तक 23 साल की नहीं हो जाती वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैंने फौरन लाड से भाभी के गले में हाथ डाला और कहा कि मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहती, इसलिए आप मेरी शादी की बात ना ही करें। भाभी कहने लगी ठीक है, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए और तुम खुश रहो। मैंने भाभी से कहा कि मैं तो यहाँ भी बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और मैं अपने कमरे में चली आई। उस रात भी मुझे पैसे मिले थे और ढेर सारे पैसे मिले थे, वो तकरीबन 15,000 रुपए थे। और फिर उस दिन के बाद से तो मैं रोज सज धज के मगरिब के वक्त दरख्तों के दरमियान बैठना शुरू हो गई। मुझे तो खौफ भी नहीं आता था, बस पैसे की लालच हो गई थी। ज्यादा से ज्यादा पैसे हासिल करने की ख्वाहिश में मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इस बात का क्या इंजाम होगा। इस तरह रोजाना 1000 रुपए मिलना कोई मामूली बात ना थी और ना ही कुछ बिला वजह मुमकिन था। अगर कोई मुझे इतने पैसे दे रहा था तो कहीं ना कहीं बदले में वो मुझसे भी कुछ ना कुछ वसूल तो करने वाला था। 15 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई। सर चकराने लगा, मतली होने लगी। भाभी ने मेरे आगे खाना रखा तो मेरा खाना खाने का दिल ही नहीं किया, जबकि मेरी पसंद का खाना बना हुआ था। भाभी ने हैरत से सर से पांव तक मुझे देखा और फिर कहने लगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उम्मीद से हो। भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गई और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उम्मीद से कैसे हो सकती हूँ। आप ही पता नहीं मजाक में कैसे बातें कर जाती हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। भाभी ने नफी में सर हिलाया और कहने लगी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम हामला हो। शादी से पहले मेरी 3 भाभीियों के बच्चे हुए थे और हर दफा मैं उनके साथ थी, इसलिए औरत की उम्मीद से होने की क्या निशानियां होती हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैंने भाभी से कहा कि खुदा का खौफ करें, क्यों मुझे डरा रही हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं हामला भी नहीं हो सकती। लेकिन भाभी तो बस गौर से मुझे देखती ही चाह रही थी और फिर कहने लगी कि तुम्हें हामला होना भी नहीं चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इसी तरह 2 दिन और गुजर गए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हुई। मैं खुद भी भाभी की बातें सोचकर घबरा रही थी और भाभी को तो यकीन हो गया था कि मैं उम्मीद से हूँ। और फिर इत्तेफाक से पड़ोस वाली आंटी कुछ मांगने के लिए हमारे घर आई तो मेरी हालत देखकर हक्का बक्का रह गई और पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, चेहरा क्यों जर्द पड़ गया है। भाभी ने बिना सोचे समझे एकदम ही कह दिया कि लगता है कि ये उम्मीद से है। भाभी की बात सुनकर आंटी चौंक गई और कहने लगी तू शादीशुदा ही नहीं है, फिर उम्मीद से कैसे हो सकती है। भाभी परेशानी से कहने लगी बिल्कुल हो सकती है, एक जीन इस पर आशिक हो गया है, इससे ही पूछो रोजाना इसे कितने 1000 रुपए पैसे मिलने लग गए हैं। लगता है उस दिन की वजह से यह हामला है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मैंने ये बात डर कर किसी को भी नहीं बताई, इसके भाई को भी नहीं। आप तो अपनी हैं, इसलिए आपके आगे ये
ये बात कह दी है। आप ही कोई मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। आंटी ने पहले तो सर से पांव तक मुझे देखा और फिर पूछने लगी, क्या सच में तुम्हें पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, हाँ आंटी, रोज मेरे बिस्तर के नीचे काफी पैसे रखे होते हैं। मैं नहीं जानती कि पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद से नहीं हूँ, ना ही मैंने कुछ गलत किया है। आंटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। फिर वो भाभी से कहने लगी, किसी डॉक्टर से इसका चेकअप करवाओ और पता करो कि वाकई यह हामला है, ऐसा ना हो कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। भाभी ने आंटी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें अपना समझकर मशवरा दिया और फिर आंटी के जाने के बाद भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक अस्पताल ले गई और मेरा टेस्ट करवाया। मैं भाभी से नाराजगी से कहने लगी, आपको आंटी के सामने जिन वाली बात कहने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये बात किसी और के सामने कह दी तो क्या होगा? भाभी कहने लगी, ये बात बताना जरूरी था। अगर तुम सच में हामला हुई तो लोग तुम्हें बदकिरदार कहेंगे, लेकिन अब तुमने आंटी को जिन का सारा किस्सा सुना दिया है तो तुम्हारी बचत हो जाएगी। भाभी की बात ठीक ही थी। अगर मेरे हामला होने के बाद ये बात बाद में किसी को पता चलती तो शायद वो यकीन ना करते, लेकिन अभी तो आंटी को मेरी बात पे यकीन आ ही गया था। मैंने भाभी का शुक्रिया अदा किया कि वो हमेशा आगे का सोचती हैं और मेरी भलाई चाहती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो मुझे अलीशा भाभी जैसी भाभी मिली थी। टेस्ट करवा कर कुछ देर गुजरी थी कि नर्स रिपोर्ट ले आई और मेरे पास आई। अगरचा मैं जानती थी कि मैं हामला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि ना ही पैसों वाली बात को झुटलाया जा सकता था और ना ही जिन वाली बात को। और फिर नर्स ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर जहाँ मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, वहीं भाभी बिल्कुल खामोश हो गई। और फिर जब कुछ देर बाद हम दोनों होश में आए तो भाभी कहने लगी, अब इस मामले का क्या किया जाए? तुम्हारे भाई को पता चल जाएगा तो वो ना जाने किस तरह रिएक्ट करेंगे और आगे क्या होगा। मैंने भाभी के आगे हाथ छोड़ दिया और भाभी से कहा कि किसी भी तरह इस मामले को खत्म करवा दें। भाभी कहने लगी, अभी तुम घर चलो, ये मामला खत्म करवाने से पहले तुम्हारे भाई को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि ऐसी बातें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, बहुत सी पेचीदगियों का सबब बन जाती है। ऐसा ना हो कि मैं खामोशी से इस मसले को खत्म करवाना चाहूँ और तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि अब ये खबर मेरे भाई को मिलने वाली थी। वो तो बहुत ही इज्जतदार और शरीफ आदमी था। ये बात उन पर न जाने कितनी गिरा गुजरती और मैंने किस तरह यकीन दिलाती कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने भाभी से कहा कि आप मेरा साथ दीजिएगा, आप भाई को यकीन दिलाइएगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। भाभी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा रास्ता रोती रही और जब हम घर पहुंचे तो कुछ ही देर बाद मोहल्ले की काफी सारी औरतें हमारे घर आ गई। इन सबको देखकर मैं हैरान रह गई। वो सब भाभी से हैरत से पूछ रही थी कि हमने सुना है कि फौजिया हामला है और वो भी किसी जिन के बच्चे की। क्या वाकई में ये सच है या फिर फौजिया ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है जिसे छुपाने के लिए तुम लोग कहानी बना रहे हो? इनमें से बहुत सी औरतें ऐसी थी जिनकी बेटियों से फौजिया की दोस्ती थी। वो कहने लगी, तुम्हारी फौजिया की वजह से हमारी बच्चियों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा है कि सच पता करते हैं कि मामला है क्या। आंटी ने सारे मोहल्ले में ये खबर फैला दी थी कि मैं उम्मीद से हूँ और मेरे पेट में जिन का बच्चा है। इससे पहले कि भाभी को ये जवाब देती, भाई पीछे से चले आए थे और उन्होंने इन सब औरतों की बातें भी सुन ली थी। वो हैरत से मुझे और भाभी को देखते हुए कहने लगी, ये क्या तमाशा है, ये औरतें क्या बातें कर रही हैं? फौजिया उम्मीद से है भाई के सवाल ने मेरे होश उड़ा दिए। भाई को देखकर वो औरतें आहिस्ता आहिस्ता खिसक गईं और मुझे और भाभी को मुसीबत में डाल गई। जो बात भाभी भाई को तरीके से बताने वाली थी वो बहुत ही बुरे तरीके से भाई के कानों में पड़ गई थी। भाभी ने बड़ी मुश्किल से जिनका सारा वाकया भी बता दिया और मेरे हामला होने का किस्सा भी। भाई ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, सच सच बताओ, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है? और इस घर में कोई जिन्नात नहीं है, हम सालों से इस घर में रह रहे हैं, तुम तो पैदा भी इसी घर में हुई थी। ये अचानक ही जन्नात कहाँ से आ गए? और रोजाना तुम्हें इतने हजारों रुपए मिल रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यकीनन किसी लड़के का मामला होगा। भाभी ने भाई को टोकने की कोशिश की तो वो उन पर भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी शय पर ये लड़की इतनी ज्यादा आगे निकल गई है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फौजिया पर सख्ती किया करो, लेकिन तुम तो भाभी की जगह दोस्त बनना चाहती थी। देख लो इसने क्या गुल खिलाया है। भाभी बेचारी बेकसूर होकर भी सर झुका गई और मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि भाई ने एक दफा भी मुझ पर यकीन नहीं किया। मैंने रोते हुए भाई से कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, ये वाकई ही जिन का बच्चा है। भाई ने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे दिया और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता मेरे पीछे घर में क्या होता है? मुझे सब अंदाजा है। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हें माँ बाप की कमी का एहसास ना हो, इसलिए तुम्हारी गलतियों पर खामोश रहा। तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी करती रही, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम हद से आगे बढ़ जाओगी। अपना सामान बांधो और मैं जल्द ही तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने जब भी तुम्हारी शादी की बात की तो मैंने यही कहा कि तुम कम उम्र हो, शादी जैसी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी का बोझ वक्त से पहले मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता। मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाओगी। अब मैं मजीद तुम्हें अपने घर में रखकर अपनी बदनामी की वजह नहीं बन सकता। ये कहकर भाई अपने कमरे में चले गए और मुझे लगा कि मैं शर्म से जमीन में धंस जाऊंगी। मैं अपने भाई की नजरों में बेइतबार होकर रह गई थी, जबकि मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही था कि लालच में आकर मैंने ये बात अपने भाई से छुपाई थी कि मुझे रोजाना पैसे मिलते हैं। रो रो के जब मैं बेहाल हुई तो भाभी ने मुझे संभाला और कहने लगी, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी, कुछ बुरा नहीं होगा। अगर वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो फिलहाल तुम खामोशी से शादी कर लो। वक्त आने पर वो खुद समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। अभी वो बहुत गुस्से में है। भाभी ने मुझे मेरे कमरे में बिठाया, दवाई खिलाई और फिर ये कहकर चली गई कि मैं तुम्हारे भाई का गुस्सा ठंडा करती हूँ, फिर ही बात करूंगी। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं तो बचपन से ही इस घर में थी। ना ही मैंने कभी आसेब को महसूस किया था और ना ही कभी किसी जिन का साया। तो फिर ये सब अचानक कैसे हो गया था। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने घर में भी कभी कुछ गैर मामूली नहीं पाया और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब सब कुछ हाथ से निकल गया था। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने खामोशी से अपने कमरे में छोटा सा कैमरा लगा दिया, जो बहुत पहले मेरी फरमाइश पर भाई ने मुझे ये कैमरा गिफ्ट किया था और आज तक मैंने कभी इसे सही तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया। आज पहली बार मैंने इसे किसी खास मकसद के लिए अपने कमरे में छुपा दिया। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि मेरे बिस्तर पर इतने पैसे कहाँ से आते हैं, कि ये वाकई जिन्नात का मामला है या कुछ और। थोड़ी सी देर गुजरी थी कि दवा का असर शुरू हुआ और मेरी आंखें बंद हो गई और फिर सुबह ही मैं जागी थी। मैंने उठ के जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक किया और फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन भाभी के कमरे का रुख किया ताकि ने ये रिकॉर्डिंग दिखा सकूं। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी कि शुक्र है तुम अब बेहतर हो गई हो। तुम्हारे भाई का गुस्सा भी काफी कम हो गया है। अलबत्ता वो तुम्हारी शादी पर बेजिद है। मेरा कहना यह है कि तुम शादी कर लो, रुखसत हो जाओ। वक्त गुजरने के साथ तुम्हारे भाई भी ठीक हो जाएंगे। मैंने नफरत से भाभी की तरफ देखा और कैमरे की रिकॉर्डिंग उनकी तरफ बढ़ा दी। कुछ ही लम्हों में उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने भाभी से पूछा, आपने ये सब कुछ क्यों किया है? अगर ये पैसे आप रखती थी तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई हूँ? और आपने ये जिन वाला झूठ क्यों बोला? ये सब कुछ करके आपको क्या हासिल हो गया? मैं जो आपको अपनी दोस्त मानती थी, अपनी माँ की जगह देती थी, आपने मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला क्यों? कुछ देर तक तो भाभी की जुबान से एक लफ्ज भी ना निकला और फिर उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो कहने लगी कि तुम उम्मीद से नहीं हो, वो झूठी रिपोर्ट है जो मैंने अपनी जानने वाली नर्स के जरिए बनवाई थी। तुम तो जानती हो मेरे वालिदैन लंदन में रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुझे और तुम्हारे भाई को वहां बुलाने के लिए पैसे भिजवाए और कहा कि अब हम दोनों भी वहीं शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने वहां तुम्हारे भाई की अच्छी नौकरी का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक फौजिया की शादी नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता देखना चाहा, लेकिन तुम्हारे भाई ने सख्ती से कह दिया कि तुम अभी छोटी हो, वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तुम हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तुम्हारी शादी करवाऊं, लेकिन जब ये मुमकिन ना हुआ तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब तुम्हारे भाई खुद तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तुम यहाँ से रुखसत होकर जाओगी तो मैं और तुम्हारा भाई लंदन चले जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इनके दिल में तुम्हारे लिए मैं कभी नफरत खत्म ही नहीं होने दूंगी, इसलिए वो कभी पलट कर आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये कहकर भाभी ने मेरे हाथ से कैमरा छीना और उसके 2 टुकड़े कर दिए। सारी रिकॉर्डिंग जाया हो गई थी। भाभी मुस्कुरा कर कहने लगी, अब तुम अपनी शादी की तैयारी करो, तुम रुखसत हो जाओगी और हम सीधे लंदन चले जाएंगे। यही तुम्हारा और हमारा मुस्तकबिल है। इनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म करेंगी। मेरे पास अब सबूत भी बाकी नहीं रहा था। मैं अपनों से ही हार गई थी। मैं रोते हुए कमरे से निकलने लगी तो मेरी नजर दीवार पर खड़े मेरे भाई पर पड़ी। वो सब कुछ अपने कानों से सुन चुके थे। भाई ने भाभी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाहर जाने की ख्वाहिश तुम्हें इस कदर अंधा कर देगी कि तुम हमारे ही घर में जहर घोलोगी। तुमने मुझे ना सिर्फ मेरी बहन के खिलाफ किया बल्कि अपने और मेरे रिश्ते को भी कमजोर कर दिया। मैं अब तुम पर कभी यकीन नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालता हूँ। इससे पहले कि भाई भाभी को तलाक के लफ्ज कहते मैंने उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें रोक लिया। तभी वो भाई के कदमों में गिर गई और माफी मांगने लगी। मैंने भाई से कहा कि वो भाभी को माफ कर दे
दें, मेरे साथ इन्होंने जो किया था वो गलत था, लेकिन वो सच में भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और भाई भी उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए उन दोनों के रिश्ते में टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे बहुत समझाने रोकने पर भाई ने भाभी को तलाक तो नहीं दी, लेकिन इनसे मुंह फेर लिया। तो भाभी ने मुझसे भी माफी मांगी। मैं नहीं जानती थी कि ये माफी इन्होंने दिल से मांगी है या फिर दिखावे के लिए, लेकिन मैंने इन्हें माफ कर दिया था क्योंकि शायद इनके लिए इतनी सजा ही काफी थी कि जिस शख्स से वो बहुत मोहब्बत करती थी उसका इतबार हमेशा के लिए वो खो चुकी थी। इस दुनिया में इससे बड़ी सजा शायद कोई और हो ही नहीं सकती। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपका होकर भी आपका नाम उसकी नजरों में आपकी कोई हैसियत और वक्त ही बाकी ना बचे। आप लोग बताएं कि क्या जो कुछ भाभी ने किया इसके लिए इन्हें भाई की तरफ से माफी मिलनी चाहिए या फिर वो मजीद सजा की हकदार है? क्या भाई ने लंदन आ जाकर मेरी खातिर रुकने का जो फैसला किया वो ठीक था या फिर इन्हें मुझे रुखसत करके भाभी के साथ चले जाना चाहिए था? हो सकता है कि आपके जवाब हो से दूसरे लोगों की परेशानी हल कर दें, क्योंकि हमारे मुआशरे में आज भी कई मर्द बीवी और अपने घर वालों के दरमियान इंसाफ करने से कासिर हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।